नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका श्योरिटी सेंटर में। और आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के अगले लेक्चर में बात करने वाले हैं प्रस्तावना की, जिसे हम लोग इंग्लिश में प्रीएम्बल बोलते हैं या फिर हम लोग इसे उद्देशिका बोलते हैं। अगर आपने पिछले वीडियोस में सुना होगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को ये उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष रखा था और 22 जनवरी 1947 को पास कर दिया गया था। प्रस्तावना को जब भारतीय संविधान ने स्वीकार कर लिया तो यही प्रस्तावना आपके भारतीय संविधान में सबसे ऊपर दिखती है। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रस्तावना की कुछ जो इतिहास है वो क्या है। तो इसके बाद हम लोग पूरा का पूरा प्रस्तावना देखेंगे। आखिरकार संविधान हमें देना क्या चाहता है या फिर संविधान का मूल उद्देश्य क्या है। अगर आपने संविधान की प्रस्तावना अच्छे से समझ ली तो आपको पूरा संविधान समझ आ जाएगा कि आखिरकार संविधान कहना क्या चाहता है। तो चलिए बिना देरी किए पहले चालू करते हैं। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा, कुंजी, जन्मपत्री आदि कहा जाता है। तो आप कहेंगे कि अनुच्छेद 32 को भी तो भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो जी हाँ, भारतीय संविधान की आत्मा शब्द जो है वो अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा है। और ये कहा है ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी कभी मूल अधिकार के बारे में बात होती है तो मूल अधिकार के प्रवर्तन की, तो वहाँ पे अनुच्छेद 32 अगर नहीं होता तो कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकार का प्रवर्तन न्यायालय में जाकर नहीं कराता, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय को आपके गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में देखा गया है, उसके संरक्षक के रूप में देखा गया है, इंटरप्रेटेटर के रूप में देखा गया है। इसलिए भारतीय संविधान की जो आत्मा है, किस संदर्भ में बात हो रहा है, ये मूल अधिकारों के संबंध में बात हो रही है जो भीमराव अंबेडकर जी ने बोला है। तो ये अनुच्छेद 32 को इस आधार पे इसकी आत्मा कहते हैं। चलिए कुछ और डिटेलिंग है वो भी ध्यान दे देते हैं। तो जो प्रस्तावना की भाषा है, जो हमारे प्रेम्बल की भाषा है, वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। और प्रस्तावना को कहाँ से लिया गया है, तो प्रस्तावना को संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। देखिए किसी से उठा नहीं लिया है, बट उनका हमने देखा कि वहाँ पे प्रस्तावना है तो हमने अमेरिका से प्रस्तावना ले लिया। और हमने देखा कि भाषा हमें कैसी रखनी चाहिए, किस तरीके से हमको इसको इंटरप्रेट करना चाहिए, तो वो भाषा हमने कहाँ से ली है, तो वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। अब आगे बात होती है, थोड़ा सा ही इतिहास है, ज़्यादा अभी इतिहास में हम लोग देखेंगे, इसमें बहुत सारी चीज़ें। तो जब बात होती है कि क्या भारतीय संविधान के प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, तो देखिए इसमें बहुत सारे जजमेंट दिए गए हैं। कभी कहा गया कि नहीं किया जा सकता, कभी कहा गया किया जा सकता है, पर एट लास्ट जो इस समय फाइनल वर्डिक्ट में है और संशोधन में है, तो इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसके बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करके नहीं। यानी आप इसकी आत्मा को नहीं मार सकते, इसका जो जो मूल आधार है उसको चेंज नहीं कर सकते। ये माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय है, ठीक। तो आज तक कितनी बार आपके उद्देशिका में संशोधन किया जा चुका है, तो आज तक एक बार ही उद्देशिका में संशोधन हुआ है, और वो भी हुआ था इंदिरा गांधी जी के समय पे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। क्लियर है यहाँ तक। अब बात होगी कि कौन कौन से शब्द इसमें जुड़े हुए हैं, तो चलिए देख लेते हैं ये भी। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए हैं। अभी हम लोग जब नीचे और पढ़ेंगे तो आप वहाँ पे क्लियर होंगे कि हमारे प्रियम्बल में कैसे कैसे शब्द कहाँ कहाँ जोड़े गए हैं और क्यों जोड़े गए हैं, ठीक है। इसके ऊपर लाइन एक है, जैसे हम लोग सुनते होंगे पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष। तो देखिए ये शब्द अगर आपने सुना होगा तो ये कहीं भी हमारे प्रियम्बल का हिस्सा नहीं है। अगर आपने थोड़ा सा भी गौर किया होगा कभी अपने प्रियम्बल को, तो वहाँ हम लोग बात करते हैं पंथ निरपेक्षता की, ना कि धर्म निरपेक्षता की।
अब कहेंगे भाई इन दोनों में अंतर क्या है, सेम चीज़ तो है, पर नहीं। धर्मनिरपेक्षता सदैव आपके जितने भी पॉलिटिकल पार्टी या फिर नेता हैं वो यूज़ करते हैं, वो पंथ निरपेक्षता की बात ही नहीं करते हैं। हमारे संविधान का वास्तविक स्वरूप पंथ निरपेक्ष है, क्योंकि धर्म ऊपर होता है और धर्म के नीचे पंथ होता है। ठीक है, छोटे जिसने होता कि एक बड़े भैया हों एक छोटे भैया हों, तो पंथ निरपेक्ष और डीप की बात करता है और ये कहता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, यानी कि कोई भी पंथ भी नहीं होगा। अगर आप कहते हैं कि भैया चलिए धर्म नहीं, हिंदू नहीं, मुस्लिम नहीं, सिख नहीं, ईसाई नहीं, पर हम क्या होंगे, हम बौद्ध हो जाएंगे, हम क्या होंगे, हम सिख हो जाएंगे, या फिर और नीचे चले जाइए हम अपने अपने जाति को रिप्रेजेंट करेंगे, तो पंथ भी नहीं हो सकता। तो ये हमारे संविधान में बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक्सप्लेन है कि उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द है। ठीक है, कुछ लोग हो सकता है इस बात से मेरे सहमत ना हो, बट आप जाइए अभी प्रेम्बल जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वहाँ आप देखेंगे कि वहाँ पे धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं है। अब आइए बात कर लेते हैं अगली। अब बात करते हैं गणराज्य की। ये भी शब्द सुनने में आता है कि गणराज्य क्या होता है। तो गण का अर्थ होता है समूह और राज्य का अर्थ होता है शासन। क्लियर है, तो गण राज्य की हम लोग बात करते हैं। तो गण यानी समूह, जो भारत के देश की जनता है वो क्या है, समूह है, और यही समूह क्या करेगा, शासन करेगा। तो क्या होता है कि सभी लोग राजगद्दी पे नहीं बैठ सकते, कोई राजा एक ही होगा। तो हमारे यहाँ क्या है, राजतंत्र नहीं है, तो फिर राजा कैसे होगा, कोई तो होगा जो हमारे ऊपर शासन करेगा, या फिर वो शासन नहीं करेगा, हमें रिप्रेजेंट करेगा। तो जनता क्या करती है, जनता चुनाव में अपना वोट 5 साल के लिए किसी एक व्यक्ति को दे देती है कि आपको हम अधिकार देते हैं क्या करने का, शासन करने का हमारे ऊपर। ठीक है, शासन करने का यानी सामूहिक शासन, मतलब हमने समूह के लोगों ने मिलकर क्या किया, एक व्यक्ति को शासन के लिए यहाँ मना लिया और कहा कि हम शासन करने के लिए आपको देते हैं। ठीक, तो राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष की बात कर रहा है, तो राष्ट्र का जो राष्ट्राध्यक्ष है राष्ट्रपति होगा और वो निर्वाचित होता है। तो देखिए ये प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता इसका, ये सदैव अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। हम सांसद चुनते हैं या विधायक चुनते हैं, और वो किसको चुनते हैं, वो राष्ट्रपति को चुनते हैं। क्लियर है मेरे ख्याल से। अब बात कर लेते हैं, तो भारत एक कैसा देश है, तो भारत एक लोकतांत्रिक, यानी लोक पब्लिक का तांत्रिक, पब्लिक द्वारा, जिसका तंत्र पब्लिक द्वारा चलाया जाता हो, वह कैसा राज्य है, गणराज्य है। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं संप्रभुत्ता। ये भी शब्द अभी आपको संविधान में हम लोग प्रस्तावना जिस समय पढ़ेंगे, उद्देशिका प्रस्ताव, उस समय आपको ये शब्द भी देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ तो भारत में संप्रभुत्ता का अर्थ क्या है, तो संप्रभुत्ता का मतलब है जो स्वयं में प्रभु हो, एक तरीके से जिसके ऊपर कोई और शासन न करता हो। जैसे जब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ था तब तक क्या था, अंग्रेज हमारे ऊपर शासन करते थे। क्लियर है, तो जब अंग्रेज शासन कर रहे थे तो क्या हम संप्रभु थे, नहीं, तब तक हम संप्रभु नहीं थे। पर जैसे ही अंग्रेज गए हम क्या हो गए, संप्रभु हो गए। तो संप्रभुत्ता किस में निवास करती है, जब भी कभी क्वेश्चन पूछता है तो जनता में निवास करती है। अब इसका आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा कि कैसे जनता में निवास करती है, क्योंकि जिस समय भी हम अभी उद्देशिका पढ़ेंगे उसमें क्या होता है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, ये शब्द आता है, यानी भारत के लोग ही क्या दे रहे हैं, एक संविधान सभा दे रहे हैं, एक संविधान दे रहे हैं। तो यानी संप्रभु किसमें है, हम भारत के लोग में। ये क्वेश्चन पूछता है कि भैया संप्रभुत्ता किसमें निवास करती है, तो लोग लगा के आते हैं संविधान में, पर ये संविधान शब्द न होकर क्या है, हम भारत के लोग में यानी जनता में निवास करती है संप्रभुत्ता। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा इतिहास क्लियर हो गया होगा इसका। अब देख लेते हैं हम लोग प्रस्तावना को पूरी तरीके से, जो हमारा प्रियम्बल है भारत का संविधान उद्देशिका। आज तक हो सकता है कई लोगों ने इसे पढ़ा हो, कई लोगों ने न भी पढ़ा हो। तो आज का जब ये वीडियो ख़त्म होगा और अगर आपने इसे पूरा अच्छे तरीके से देखा, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि दोबारा कभी आपको
याद करने के लिए आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, पर समझने के लिए दूसरों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, तो भारत के संविधान की उद्देशिका की जब बात होती है तो बात हो रही है यहाँ किस चीज़ की। देखिए, जो अभी अभी मैंने लाइन बोली, क्या बोली, हम भारत के लोग, ठीक है, भारत की जितनी जनता है वो क्या, भारत को, देखिए शब्द क्या है, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये शब्द अगर आप देख रहे होंगे, संपूर्ण रूप से क्या, प्रभुत्व संपन्न, स्वयं में प्रभुत्व संपन्न हो जाना, किसी और के अधीन नहीं रहना। भारत की जनता भारत को क्या दे रही है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता दे रही है। समाजवादी, अब देखिए, समाजवादी सब लोग बहुत कहते हैं हम समाजवादी हैं, समाजवादी हैं। समाजवादी का अर्थ सीधा सा है कि समाज में जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी को एक तरीके का दर्जे में रखना, कभी किसी से भेदभाव नहीं करना, सामाजिक चीज़ों का सही तरीके से यूज़ करना। देखिए, दूसरा आता है पंथ निरपेक्ष, मैंने आपसे अभी भी थोड़ी देर पहले बोला था पंथ निरपेक्ष शब्द आएगा, जिसका कोई पंथ ना हो। धर्म तो एक शब्द ऊपर है, पंथ क्या है, एक शब्द नीचे है। पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, अभी ये भी शब्द आया कि लोकतंत्र होना चाहिए, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, देखिए बनाने के लिए। अब क्या है, हम भारत के लोगों को क्या हम कर रहे हैं, भारत को, हम भारत के लोग भारत को क्या बना रहे हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। यहाँ तक आपको क्लियर है। तथा उसके समस्त नागरिकों को, अब देखिए, भारत के लोग ही पहले तो भारत को क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, अब उसके नागरिकों को भी ये कुछ देंगे, क्योंकि जब भी ये बन रहा है तो किसको देने की बात हो रही है, जनता को ही तो देने की बात हो रही है, तो जनता ही जनता को दे रही है, ठीक, पर वो किसके माध्यम से, संविधान के माध्यम से। तो ये देखिए, ये लाइन अब हम लोग पढ़ेंगे, जनता को क्या दे रही है, समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय दे रही है, कि आप सामाजिक रूप से कहीं भी क्या होंगे, जैसे आप देखने होंगे छुआछूत क्या हो गया है, पनिशेबल ऑफेंस हो गया है। आर्थिक रूप से चाहे आप लेडी हों जेंट्स हो, सभी लोग समान कार्य के लिए समान रूप से वो पेड किए जाते हैं। राजनीति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी धर्म, कोई भी राजनीति कर सकता है अगर वो देश का वासी है। तो क्या है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दे रहे हैं। अगला, न्याय मिल गया। अब बात हो रही है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अब देखिए, विचार अभिव्यक्ति अगर देखेंगे आर्टिकल 19 आपका आ जाएगा, अनुच्छेद 19। अभिव्यक्ति की हो गई, विश्वास, धर्म, आर्टिकल अनुच्छेद 25 देख लीजिए, 25 से लेकर 28 तक देख लीजिए। उपासना की भी स्वतंत्रता आपको दे दी गई, यानी आपको स्वतंत्र कर दिया गया है कुछ चीज़ों के लिए। ये आपको कहाँ मिल रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा कि आपका संविधान अभी तो चालू भी नहीं हुआ है, पर भी आपको क्या क्या देने की बात हो रही है, ये आपकी प्रस्तावना में ही दिख रहा है, झलक रहा है। ठीक, आगे देख लेते हैं इसको। अब देखिए, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता। अब देखिए, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता, अनुच्छेद 15, 16, ठीक है, ये क्या है, एक तरीके से आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए। 17, आपकी प्रतिष्ठा की, अगर आप छुआछूत वाला कुछ नहीं होगा, किसी भी तरीके की आपको अगर कोई इस तरीके का करता है तो पनिशेबल ऑफेंस में जाएगा, ठीक है। और अवसर आपको समान रूप से मिलेगा हर जगह, चाहे शिक्षण संस्थान हो या फिर कोई आपको नौकरी में हो, अवसर हो किसी भी तरीके का, वहाँ भी आपको समता प्राप्त कराई जाएगी। तो प्राप्त कराने के लिए, ठीक है, अगला देख लेते हैं। तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए। देखिए, क्योंकि सभी व्यक्तियों को हमने दे तो दिया, अब कुछ चीज़ें हमको भी तो चाहिए, यानी कि भारत के लोगों को हम सिर्फ दे ही तो रहे हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि हमें मूल अधिकार प्राप्त हैं, तो इसके बाद जिस समय 42वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें क्या ऐड हुआ, हमारा 51A ऐड हुआ, जो हमें क्या बताता है, मूल कर्तव्य के बारे में बात करता है। तो वो कर्तव्य किस बारे में बात कर रहा है
कि हमें सिर्फ मिलना ही नहीं चाहिए, हमारा भी तो अपने देश के प्रति कोई कर्तव्य है। तो ये देश के प्रति कर्तव्य के लिए भी बात कर रहा है कि हम हर व्यक्ति में क्या कर देंगे, गरिमा और राष्ट्र की एकता भी तो रहनी चाहिए हर व्यक्ति के अंतर्गत। अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता भी बढ़ाएंगे हम, कि हर व्यक्ति बढ़े, हर व्यक्ति अपने देश के बारे में सोचे, हर व्यक्ति एक दूसरे से बंधुता के लिए ऐड रहे। भाई हम आपके भाई हैं, आप मेरे भी भाई हो, हर जगह आप हमारी भी मदद कीजिए, ठीक है। इन सारे चीज़ों के बाद अब क्या कहती है संविधान सभा, कि हम इन सभी चीज़ पे क्या लेंगे, प्रतिज्ञा ले रहे हैं। तो इसका मतलब दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज, ठीक, तारीख 26 नवंबर 1949, देखिए ये तारीख मैंने आपको बताई है कि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया। अब यहाँ तक तो है। इसके बाद देखिए अब अगला जो लाइन आता है, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। तो आपने देखा होगा कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार विक्रमी और संवत चलता है, तो उसमें उस समय डेट क्या थी, उसमें ये डेट डाल दी गई, यानी ये अंग्रेजी तारीख और ये हिंदुओं की तारीख ये डाल दी गई। को एतद्द्वार द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। अंगीकृत यानी कि सभी चीज़ों को क्या उन्होंने किया, सुनिश्चित तरीके से कर दिया। अधिनियमित यानी एक्ट बना दिया एक तरीके का। और आत्मर्पित यानी खुद के आत्मा में इन्होंने अपने आप को, पूरे संविधान को क्या कर लिया, उतार लिया। तो एक तरीके से संविधान में जो प्रस्तावना थी वो क्या पूरे के पूरे संविधान के बारे में बताती है कि संविधान आखिरकार है किस लिए, क्या करने का उसका उद्देश्य है और वो क्या देना चाहता है, क्या रखना चाहता है। तो ये थी पूरी आज की भारतीय संविधान के प्रस्तावना की बात। वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लग रहा हो। और आप इस तरीके के और वीडियो चाहते हैं तो चैनल के साथ ज़रूर बने रहिएगा। और अगर कोई आपके सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा, अगर मैं उससे दूर कर सकूंगा तो मुझे भी खुशी होगी। पर आप अपना प्यार बनाए रखिए ताकि मैं और भी वीडियो आपके लिए ला सकूं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।